प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी की लूना स्टडी पर। आज हम करने वाले हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 50% जो कि राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे राजस्थान की कोई भी एग्जाम हो जहां पर राजस्थान जीके पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और BSTC के लिए 2022 के लिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो 50 प्रश्न करेंगे हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। और 1 नंबर प्रश्न है हमारा, उडन अख्यराज नाम से राजपूताने में किसे जाना जाता है? उडन अख्यराज नाम से राजपूताने में किसे जाना जाता है? पृथ्वीराज को, अख्यराज देवड़ा प्रथम को, सुल्तान देवड़ा को या सहमल को? उडन अख्यराज नाम से राजपूताने में किसे जाना जाता है? उडन अख्यराज से राजपूताने में किसे जाना जाता है? उडन अख्यराज के नाम से राजपूताने में अख्यराज देवड़ा प्रथम को जाना जाता है। तो जो हमारा यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 2 नंबर प्रश्न, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता है वो किसने की? संग्राम सिंह द्वितीय ने, जगत सिंह द्वितीय ने, महाराणा अरि सिंह ने या महाराणा भीम सिंह ने? हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता है वो जगत सिंह द्वितीय ने की। तो जो हमारा यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता है वो जगत सिंह द्वितीय ने की। और अगला प्रश्न है हमारा 3 नंबर प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में किसे उपराज प्रमुख बनाया गया? राजस्थान का एकीकरण हुआ, 7 चरणों में संपन्न हुआ। उसके प्रथम चरण में राज प्रमुख है, उपराज प्रमुख है वो किसे बनाया गया? राजस्थान के एकीकरण में जो प्रथम चरण था उसका उपराज प्रमुख किसे बनाया गया? भीम सिंह को, लक्ष्मण सिंह को, गोपीलाल यादव को या फिर गणेश पाल वासुदेव सिंह को? राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में उपराज प्रमुख है वो गणेश पाल वासुदेव सिंह को बनाया गया। तो जो हमारे यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, गणेश पाल वासुदेव सिंह को राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण के उपराज प्रमुख बनाया गया। और अगला प्रश्न है हमारा 4 नंबर प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिवस के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ईद उल मिलादुलनबी, मुहर्रम, चेहलुम या साबे कद्र? तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो त्यौहार मनाया जाता है वो ईद उल मिलादुलनबी है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 5 नंबर प्रश्न कि कालीबंगा से किस काल के अवशेष है वो प्राप्त हुए? कालीबंगा सभ्यता से है वो कौन से काल के अवशेष है वो प्राप्त हुए? पूर्व हड़प्पाकालीन, उत्तर हड़प्पाकालीन या उपयुक्त सभी? कालीबंगा से किस प्रकार के कौन से काल के अवशेष है वो प्राप्त हुए? कालीबंगा सभ्यता से हमें जो पूर्व हड़प्पाकालीन युग के भी हुए, हड़प्पा काल के हुए भी और उत्तर हड़प्पा काल के भी अवशेष है वो प्राप्त हुए। तो जो हमारा उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि कालीबंगा से हमें हड़प्पा काल के अवशेष मिले, पूर्व हड़प्पा काल के भी अवशेष मिले और उत्तर हड़प्पा काल के भी अवशेष मिले। तो हमारा जो डी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। और अगला प्रश्न है हमारा 6 नंबर प्रश्न कि तात्या टोपे कहाँ के क्रांतिकारी नेता थे? तात्या टोपे कहाँ के क्रांतिकारी नेता थे? कोटा के, इलाहाबाद के, ग्वालियर के या मेरठ के? तात्या टोपे है वो कहाँ के नेता थे? क्रांतिकारी नेता थे। तात्या टोपे है वो कहाँ के क्रांतिकारी नेता थे? तात्या टोपे है वो ग्वालियर के क्रांतिकारी नेता थे। तो जो हमारा यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 7 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस हत्याकांड को गांधी जी ने दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी? वह हत्याकांड जिसको गांधी जी ने दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी, वह हत्याकांड जिसे गांधी जी ने दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी वह कौन सा था? निमड़ा का हत्याकांड, निमूचना का, गोविंदपुरा का या डाबडा का? वह हत्याकांड जिसे गांधी जी ने दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी वह हमारा निमूचना का कांड था। तो जो हमारे यहाँ पर बी नंबर यानी 2 नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा, निमूचना का कांड जिसे गांधी जी ने दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी। और अगला प्रश्न है हमारा 3 नंबर प्रश्न कि ईडर में मेवाड़ भील कौर ने किसके नेतृत्व में गोलीकांड किया? ईडर में मेवाड़ भील कौर ने किसके नेतृत्व में गोलीकांड किया? मेजर बर्टन के नेतृत्व में, मेजर शूटन के नेतृत्व में, एक व दो दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? ईडर में मेवाड़ भील कौर ने किसके नेतृत्व में गोलीकांड है वो किया? तो ईडर में मेजर शूटन के नेतृत्व में मेवाड़ भील कौर ने जो गोलीकांड है वो किया। तो जो हमारे यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 9 नंबर प्रश्न कि जेंटलमैन्स एग्रीमेंट कब हुआ? जेंटलमैन एग्रीमेंट है वो कब पारित हुआ? वर्ष 1940 को, 1941 को, 1942 को या 1941 को? जेंटलमैन्स एग्रीमेंट है वो हमारा वर्ष 1942 को पारित हुआ। तो जो हमारे यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ? जेंटलमैन एग्रीमेंट है वो 1942 को हुआ। तो जो हमारा यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा जो 10 नंबर प्रश्न है वो ब्रोच गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यू ची जाति का वंशज मानते हैं।
मानते हुए उनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? ब्रोच गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हैं। इनका संबंध है वो कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? जॉर्ज थॉमस ने, कनिंघम ने, डॉक्टर डी आर भंडारकर ने या कानूनगो ने? तो राजपूतों को जो वंशज है वो यूची जाति का वंशज मानते हैं और इनका जो संबंध है वो कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? कुषाण जाति से राजपूतों का संबंध है वो जॉर्ज थॉमस ने जोड़ा है। तो जो हमारा यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, जॉर्ज थॉमस। और अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर प्रश्न, तल्लीनाथ जी का जन्म है वो किस जिले में हुआ? तल्लीनाथ जी का जन्म है वो कौन से जिले में हुआ? जालोर में, नागौर में, पाली में या बाड़मेर? तल्लीनाथ जी का जो जन्म है वो जालोर जिले में हुआ। तो जो हमारे यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि तल्लीनाथ जी का जन्म है वो कौन से जिले में हुआ? तल्लीनाथ जी का जो जन्म है वो जालोर जिले में हुआ। और अगला प्रश्न है हमारा 12 नंबर प्रश्न कि मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुलदेवी है, मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुलदेवी है वो कौन है? घेवर माता, चौथ माता, बाण माता या भंवर माता? मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुलदेवी है वो कौन है? मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुलदेवी है वो बाण माता है। तो जो हमारे यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि मेवाड़ की सिसोदिया वंश की कुलदेवी कौन है? बाण माता। और बाण माता है जो कि मेवाड़ की सिसोदिया वंश की कुलदेवी है। और अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर प्रश्न और बहुत ही शानदार प्रश्न कि राज्य में नमदे बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? राजस्थान राज्य में नमदे बनाने का प्रमुख केंद्र है वो बीकानेर है। तो जो हमारे यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि राजस्थान राज्य में नमदे बनाने का प्रमुख केंद्र है वो कौन सा है? नमदे बनाने का प्रमुख केंद्र है वो बीकानेर है। और अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर प्रश्न कि सन्यासियों का सुल्तान किसे कहा जाता है? कबीर शाह को, संत हमीदुद्दीन नागौरी को, ख्वाजा फकरुद्दीन को या संत अबुल्ला पीर को? सन्यासियों का सुल्तान है वो किसे कहा जाता है? सन्यासियों का सुल्तान है वो किसे कहा जाता है? सन्यासियों का सुल्तान है वो संत हमीदुद्दीन नागौरी को कहा जाता है। संत हमीदुद्दीन नागौरी जैसे सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है। तो जो हमारे यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 15 नंबर और बहुत ही शानदार प्रश्न की बादल विलास व उदय विलास महल है वो किस झील के किनारे पर स्थित है? बादल विलास व उदय विलास महल है वो कौन से झील के किनारे पर स्थित है? पिछोला झील, आना सागर झील, गैप सागर झील या मोती सागर झील? बादल विलास व उदय विलास महल है वो कौन से झील के किनारे स्थित है? बादल विलास व उदय विलास महल है जो कि गैप सागर झील के किनारे पर स्थित है। तो जो हमारे यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि बादल विलास व उदय विलास जो महल है जो कि गैप सागर झील है उसके किनारे पर स्थित है। और अगला प्रश्न है हमारा 16 नंबर और बहुत ही शानदार प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र है जो गुर्जर जाति में सर्वाधिक प्रचलित है? ब्रीचेस, आत्मसुख, चोगा, अंगरखी। वह वस्त्र जो कि गुर्जर जाति में सर्वाधिक प्रचलित है वह कौन सा है? ब्रीचेस, आत्मसुख है, चोगा या अंगरखी? तो अंगरखी है वो गुर्जर जाति में सर्वाधिक प्रचलित है। तो जो हमारे यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा अंगरखी हमारा एकदम ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न, पंजीरी राजस्थान में किस त्यौहार पर प्रसाद के रूप में बांटी जाती है? पंजीरी है वो राजस्थान में प्रसाद के रूप में बांटी जाती है। कौन से त्यौहार पर बांटी जाती है? पंजीरी है वो प्रसाद के रूप में बांटी जाती है। और कौन से त्यौहार में बांटी जाती है? दीपावली के अवसर पर, होली के अवसर पर, आखा तीज पर या कृष्ण जन्माष्टमी पर? पंजीरी है वो कृष्ण जन्माष्टमी पर बांटी जाती है। तो जो हमारे यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा, पंजीरी जो कि कृष्ण जन्माष्टमी पर बांटी जाती है। और अगला प्रश्न है हमारा 18 नंबर प्रश्न और बहुत ही शानदार प्रश्न है, तालबंदी गायकी राजस्थान के किस क्षेत्र की लोक गायन परंपरा है? तालबंदी गायकी राजस्थान के किस क्षेत्र की लोक गायकी परंपरा है? उत्तरी, पूर्वी, पश्चिम राजस्थान की या दक्षिण राजस्थान की? तालबंदी गायकी है वो राजस्थान की कौन से क्षेत्र की गायन परंपरा है? तालबंदी है वो राजस्थान की कौन से क्षेत्र की गायन परंपरा है? तालबंदी जो कि पूर्वी राजस्थान की गायन परंपरा है। तो जो हमारे यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि तालबंदी जो कि पूर्वी राजस्थान की गायन परंपरा है। और अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर प्रश्न कि राजस्थान संगीत संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? राजस्थान संगीत संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, कोटा में, बूंदी में या दौसा में? राजस्थान संगीत संस्थान है कहाँ पर स्थित है? राजस्थान संगीत संस्थान है वो जयपुर में स्थित है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है? राजस्थान संगीत संस्थान जो कि जयपुर में स्थित है। और अगला प्रश्न है हमारा 20 नंबर प्रश्न कि ग्रासिया समुदाय का सबसे बड़ा मेला है वो कौन सा है? ग्रासिया समुदाय का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? मानखरो मेला,
या कपिल मुनि मेला, सीताबाड़ी मेला या केसरिया नाथ जी का मेला। ग्रास्य समुदाय का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? ग्रास्य समुदाय का जो सबसे बड़ा मेला है वो मानखारो मेला है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि ग्रास्य जनजाति का ग्रास्य समुदाय का सबसे बड़ा मेला है वो मानखारो मेला है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न हमारा 21 नंबर और बहुत ही शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस जिले की आकृति त्रिभुजाकार है? राजस्थान का वह जिला, जिन ऑप्शन में 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं जिनकी आकृति त्रिभुजाकार है वो हमें बताना है। टोंक, दौसा, अजमेर, चित्तौड़गढ़। वह जिला जिसकी आकृति है वो त्रिभुजाकार है वो कौन सा है? टोंक, दौसा, अजमेर या चित्तौड़गढ़। तो जो हमारा अजमेर जिला है उसकी आकृति है वो त्रिभुजाकार है। तो जो हमारा 3 नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 22 नंबर प्रश्न कि उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? खो है, गुरु शिखर, भरोच या रघुनाथगढ़। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है वो रघुनाथगढ़ है। तो जो हमारे यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है वो रघुनाथगढ़ है। और अगला प्रश्न है हमारा 23 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं उसमें कर्क रेखा के दक्षिण में कौन स्थित है? छोटी सादड़ी, मानगढ़, कुशलगढ़ या कोटड़ा। निम्नलिखित में से कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है तो कर्क रेखा के दक्षिण में कुशलगढ़ स्थित है। तो जो हमारे यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है वो कुशलगढ़ है, यानी कुशलगढ़ के उत्तर में है जो कर्क रेखा है वो। तो जो हमारा यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 24 नंबर प्रश्न कि वराह तथा लसावरी किस नदी के अन्य नाम है? वराह तथा लसावरी है वो कौन सी अन्य नदी के नाम है? मेंथा के, रूपरेल के, रूपनगढ़ के या काकने के। वराह तथा लसावरी है वो कौन सी नदी के नाम है? वराह तथा लसावरी है वो रूपरेल जो हमारी नदी है उसी के अन्य नाम है वराह तथा लसावरी। वराह तथा लसावरी है वो रूपरेल जो नदी है उसी के ही अन्य नाम है। तो जो हमारे यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 25 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में सर्वाधिक गेहूं की पैदावार होती है? हमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें 2-2 जिले दिए गए हैं, वह जिले हमें पता करना है जिसमें सर्वाधिक गेहूं की पैदावार होती है। उदयपुर, जयपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर या अलवर। वे जिले जिसमें सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है तो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में सर्वाधिक गेहूं है वो होती है। तो जो हमारे यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले हैं वहाँ पर सर्वाधिक गेहूं की पैदावार होती है। और अगला प्रश्न है हमारा 26 नंबर प्रश्न कि राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा है 50 सेमी, 51 सेंटीमीटर, 57.51 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर। राजस्थान राज्य में औसत वार्षिक वर्षा है वो कितनी है? राजस्थान राज्य में औसत वार्षिक वर्षा है वो 57.51 सेमी है। तो जो हमारे यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा होती है। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा है वो 57.51% है। और अगला प्रश्न है हमारा 27 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से जैत सागर झील किस जिले में स्थित है? हमें 4 जो जिले दिए गए हैं यहाँ पर उनमें से वह जिला जहाँ पर जैत सागर झील है वो स्थित है वही हमें बताना है कि जैत सागर झील है वो कौन से जिले में स्थित है? धौलपुर में, बूंदी में, प्रतापगढ़ में या झुंझुनू में। जैत सागर झील है वो कौन से जिले में स्थित है? जैत सागर झील जो कि हमारी बूंदी जिले में स्थित है। तो जो हमारा 2 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि जैत सागर झील है वो कौन से जिले में स्थित है? जैत सागर झील जो कि हमारी बूंदी जिले में स्थित है। तो जो बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 28 नंबर प्रश्न कि रे है उत्सर्ग कल्लर पोपेन किस मृदा के अन्य नाम है? रे है उत्सर्ग कल्लर पोपेन वो कौन सी अन्य मृदा के नाम है? रेतीली ब्लू मृदा के, लाल पीली मृदा के, क्षारीय मृदा के, भूरी दोमट मृदा के। रे है उत्सर्ग कलर और पोपेन है वो कौन सी अन्य मृदा के नाम है? तो जो हमारे रे है उत्सर्ग कलर पोपेन है वो क्षारीय मृदा के ही अन्य नाम है। तो जो हमारे यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि क्षारीय मृदा के अन्य जो 3 नाम है वो रे है, उत्सर्ग कलर और पोपेन है। और अगला प्रश्न है हमारा जो 29 नंबर प्रश्न है वो निम्नलिखित में से ग्रीन फायर हरी अग्नि किस खनिज को कहा जाता है? निम्नलिखित में से ग्रीन फायर हरी अग्नि है वो कौन से खनिज को कहा जाता है? तांबड़ा खनिज को, पन्ना खनिज को, हीरा को या अकी को। वह खनिज जिसे ग्रीन फायर किस खनिज को कहा जाता है? ग्रीन फायर यानी हरी अग्नि है वो कौन से खनिज को कहा जाता है? वह खनिज जिसे हरी अग्नि कहा जाता है तांबड़ा, पन्ना, हीरा या अकीक। वह खनिज जिसे हरी अग्नि कहा जाता है वह हमारी पन्ना है। पन्ना जिसे हरी अग्नि के रूप में या ग्रीन फायर के रूप में जाना जाता है। तो जो हमारे यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 30 नंबर प्रश्न कि वर्ष 2000 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर कौन से जिले में है?
वर्ष 2000 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है वो कौन से जिले में है? बाड़मेर में, चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में या श्रीगंगानगर में? वह जिला जहाँ पर न्यूनतम जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो तो श्रीगंगानगर जो जिला है उसमें 2011 की जनगणना के अनुसार जो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है तो जो हमारे यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा, गंगानगर, जिसमें न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना के अनुसार। और अगला प्रश्न है हमारा जो 31 नंबर प्रश्न है वो जनगणना 2011 के अनुसार क्रमशः भारत एवं राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार क्रमशः भारत एवं राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? भारत और जो राजस्थान है उसकी नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत हमें बताना है। तो भारत की जनसंख्या है, नगरीय जनसंख्या वो इस साइड में दी गई है जो हमारा लेफ्ट साइड है उसमें कि 24.87% एवं 31.15%, 34.15 एवं 24.87%, 21.87% एवं 34.15%, 31.15% एवं 24.87%। तो भारत एवं राजस्थान की जनसंख्या है 2011 के अनुसार वो है हमारी भारत की जो जनसंख्या है वो है नगरीय जनसंख्या 31.15% और जो राजस्थान की नगरीय जनसंख्या है वो है 24.87%। यानी कि राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है उसकी 24.87% जनसंख्या है वो हमारी नगरीय है और जो भारत की जनसंख्या है उसकी 31.15% है वो नगरीय है। तो जो हमारे यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 32 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ यानी जिसे CONFED बोलते हैं का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से वह कार्य जो कि राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ का नहीं है। उपभोक्ता हेतु गुणवत्ता युक्त उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, राज्य में आवास सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ब्रांड मसालों की बिक्री हेतु एकाग्र चिन्ह जारी करना, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों का संचालन करना। तो वह कार्य जो कि राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ का नहीं है वह कौन सा है? तो उपभोक्ता हेतु गुणवत्ता युक्त उत्पादों की उपलब्धता करवाना यह है तो राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ का कार्य होता ही है। इसके साथ ब्रांड मसालों की बिक्री हेतु एकाग्र चिन्ह जारी करते हैं, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों का भी संचालन करते हैं। तो राज्य में आवास सुविधा की उपलब्धता है तो वो राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ का नहीं है। तो ये है वो राज्य सरकार का ही है राज्य में आवास सुविधा की उपलब्धता करवाने का, ये दूसरी समिति का है। तो जो हमारे यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा जो 33 नंबर प्रश्न है वो राजस्थान में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला है वो कौन सा है? राजस्थान का वह जिला जो कि औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, कोटा, जालोर, अजमेर या फिर अलवर। राजस्थान राज्य का वह जिला जो कि औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। तो राजस्थान का जो जालोर जिला है उसमें औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। तो जो हमारे यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि राजस्थान राज्य का जालोर जिला जो कि औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। और अगला प्रश्न है हमारा 34 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 54 के किस जिले से होकर गुजरता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 54 है वो राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरता है? हनुमानगढ़ से, प्रतापगढ़ से, झुंझुनू से या चूरू से? राष्ट्रीय राजमार्ग 54 है वो राजस्थान के कौन से जिले से होकर गुजरता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 54 है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से होकर गुजरता है। तो जो हमारा यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 54 जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से होकर गुजरता है। और अगला प्रश्न है हमारा 35 नंबर प्रश्न कि राज्य में MSME सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम अधिनियम लागू हुआ। राजस्थान राज्य में MSME यानी सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम है वो अधिनियम कब लागू हुआ? वर्ष 2017 में, वर्ष 2020 में, वर्ष 2019 में या वर्ष 2021 में? राजस्थान राज्य में MSME यानी सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग अधिनियम है वो वर्ष 2019 में लागू हुआ। तो जो हमारे यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, वर्ष 2019 में MSME लघु सूक्ष्म व मध्यम उद्योग अधिनियम है वो लागू हुआ। और अगला प्रश्न है हमारा 36 नंबर प्रश्न कि दीनदयाल अंत्योदय योजना NULM राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन किस योजना का पुनर्गठित रूपांतरित रूप है? दीनदयाल अंत्योदय योजना है वो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के किस योजना का पुनर्गठित रूपांतरित रूप है? स्वर्ण जयंती शहरी योजना, इंदिरा गांधी विकास योजना और प्रधानमंत्री अन्नदाता योजना या उपयुक्त में से कोई नहीं? दीनदयाल अंत्योदय योजना जिसे
NULM राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है वो कौन सी योजना का पुनर्गठित रूप है? दीनदयाल अंत्योदय योजना है वो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का ही एक रूपांतरित रूप है। तो जो हमारा 1 नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 37 नंबर प्रश्न और बहुत ही शानदार प्रश्न कि भारत में सर्वप्रथम संवैधानिक ओम्बुड्समैन ओम्बुड्समैन का विचार किसके द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया? ओम्बुड्समैन का जो विचार है वो भारत में सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? डॉक्टर एम.एल. सिंघवी के द्वारा, अशोक कुमार सेन के द्वारा, डॉक्टर D.P. गुप्ता के द्वारा, V.S. व्यास के द्वारा। तो भारत में सर्वप्रथम जो ओम्बुड्समैन का विचार है वो अशोक कुमार सेन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम संवैधानिक ओम्बुड्समैन का जो विचार है वो अशोक कुमार सेन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। और अगला प्रश्न है हमारा बहुत ही शानदार प्रश्न और 38 नंबर प्रश्न है हमारा कि मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्त महिलाओं की पेंशन से, 55 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक महिला के लिए, अनुसूचित जाति एवं जनजाति की विधवा महिलाओं के लिए, उपयुक्त में से सभी है ऑप्शन है वो एकदम सही है। तो हमें बताना है कि मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना है, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना है वो किससे संबंधित है? मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना है वो विधवा महिला, तलाकशुदा महिला एवं परित्यक्ता महिलाओं के लिए पेंशन है। तो जो हमारा 1 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री एकल नारी इससे स्पष्ट होता है, हमें जो सीधा ही पता चलता है कि विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्त महिलाओं की पेंशन से संबंधित है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। और अगला प्रश्न है हमारा बहुत ही शानदार प्रश्न की 39 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राज्य के किन जिलों में बायोफ्यूल संयंत्र स्थापित है? बायोफ्यूल है, बायोगैस है, वो कौन से जिले में स्थापित है? जयपुर, भीलवाड़ा एवं सिरोही, जयपुर, जैसलमेर, चूरू, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर एवं बांसवाड़ा। राजस्थान के वे जिले जिसमें बायोफ्यूल संयंत्र स्थापित है वो कौन से हैं? राजस्थान राज्य के वे जिले जिसमें बायोफ्यूल संयंत्र स्थापित है वो है हमारे जयपुर है, भीलवाड़ा है एवं सिरोही है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। जयपुर, भीलवाड़ा एवं सिरोही जिसमें बायोफ्यूल संयंत्र है वो स्थापित किए गए हैं। और अगला प्रश्न है हमारा 40 नंबर प्रश्न और बहुत ही शानदार प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन फसल नहीं है? 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, उसमें जो 3 फसल है वो तिलहन फसल है और 1 ऑप्शन है वो हमारी तिलहन फसल का नहीं है, वही हमें पता करना है। 1 नंबर ऑप्शन है हमारा सरसों, अलसी, मक्का या सोयाबीन। वह फसल हमें बतानी है जो कि तिलहन नहीं है, वह फसल जो कि तिलहन नहीं है, सरसों, अलसी और जो सोयाबीन है वो तिलहन है। और तो जो हमारा मक्का है वो तिलहन फसल नहीं है। तो जो हमारे यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा बहुत ही शानदार प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से संशोधन अधिनियम के अंतर्गत राज्य विधान परिषद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को संबंधित राज्य का मतदाता होने की अनिवार्य समाप्त कर देगी? वह संशोधन अधिनियम जिसके अंतर्गत राज्य विधान परिषद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को संबंधित राज्य का मतदाता होने की कोई अनिवार्यता नहीं है, वह कौन से संशोधन में हटाएगी? मतलब राजस्थान जो हमारा राज्य है वह संशोधन अधिनियम जिसके अंतर्गत राज्य विधान परिषद का चुनाव लड़े अगर तो उस राज्य का होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कौन से संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जिसकी अनिवार्यता है वो समाप्त कर देगी? 10वें संविधान संशोधन अधिनियम, 11वें संविधान संशोधन अधिनियम या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 2003। तो जो हमारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 2003 है इसके अंतर्गत जो राज्य विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए उस राज्य से संबंधित होना कोई अनिवार्य नहीं है, यह इसमें लागू कर दिया गया। तो जो हमारे यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 2003। और अगला प्रश्न है हमारा 42 नंबर प्रश्न, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन है वो किसको प्रेषित करता है? राज्य मानवाधिकार आयोग है वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन है वो किसको प्रेषित करता है? मुख्य सचिव को, राष्ट्रपति को या फिर राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को? राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रेषित करता है? राज्य मानवाधिकार आयोग है अपना वार्षिक प्रतिवेदन है वो राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। तो जो हमारा 3 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन है वो राज्य सरकार को प्रेषित करता है। और अगला प्रश्न है हमारा 43 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत नगरपालिकाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा स्त्रियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया? वह अनुच्छेद जिसके तहत नगरपालिकाओं में अनुसूचित जाति
जातियों, अनुसूचित जनजातियों व स्त्रियों के लिए आरक्षण प्रदान किया गया, अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 243 तो वह अनुच्छेद जिसके तहत राजस्थान में नगर पालिकाओं के तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा स्त्रियों के लिए आरक्षण प्रदान किया गया, वह कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत यह आरक्षण है वो प्रदान किया गया। तो जो हमारा 4 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत नगर पालिकाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा स्त्रियों के लिए है वो आरक्षण प्रदान किया गया। तो हमारा 4 नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा 243। और अगला प्रश्न है हमारा 44 नंबर प्रश्न कि वार्ड सभा की गणपूर्ति होती है एक का 10वां भाग, 1/3 और 1/4 या 1/5। तो वार्ड सभा की गणपूर्ति होती है, वार्ड सभा की गणपूर्ति है वो एक का 10वां भाग है उससे होती है। तो जो हमारे यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 45 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पास धन विधेयक और अनुदान की मांगे की सिफारिश करने की शक्ति है? वह अनुच्छेद जिसके तहत राज्यपाल के पास धन विधेयक और अनुदान की मांगों की सिफारिश करने की शक्ति है। अनुच्छेद 207, 208, 202 या 161। अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जो राज्यपाल है उसके पास विधेयक और अनुमोदन की मांगों की सिफारिश करने की शक्ति है? अनुच्छेद 207 के अंतर्गत राज्यपाल के पास धन विधेयक और अनुदान की मांगों की सिफारिश करने की शक्ति है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा अनुच्छेद 207। और अगला प्रश्न है हमारा जो 46 नंबर प्रश्न है वो कि राज्यपाल के पद की अर्हताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो असत्य है? राज्यपाल की जो योग्यता है, राज्यपाल बनने की जो अर्हता है उसके संबंध में कौन सा कथन है वो असत्य है? कि राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि वह किसी भी सदन का सदस्य है तो उसे राज्यपाल के पद की शपथ लेने के बाद उसे सदन में उस स्थान को रिक्त माना जाएगा। कार्यकाल के दौरान उसकी आर्थिक उपलब्धियों व भत्तों को संसद के द्वारा कम किया जा सकता है। राज्यपाल अपने कार्यालय के दौरान अन्य किसी प्रकार का पद धारण नहीं कर सकता। वह हमें बताना है जो कि राज्यपाल की अर्हताओं के संबंध में सत्य है वह कौन सा है? तो जो हमारा कार्यालय सी नंबर ऑप्शन है कि कार्यालय के दौरान उसकी आर्थिक उपलब्धियों व भत्तों को संसद के द्वारा कम किया जा सकता है, यह कथन असत्य है। इसके अलावा जो हमारे तीनों ऑप्शन है वो एकदम सही है कि राज्यपाल है वो संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यह यदि वह किसी भी सदन का सदस्य है तो उसे राज्यपाल के पद की शपथ लेने के बाद उसे सदन से उसका स्थान है वो रिक्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही राज्यपाल अपने कार्यालय के दौरान अन्य किसी प्रकार का पद है वो धारण नहीं कर सकता। लेकिन जो हमारा 3 नंबर ऑप्शन दिया गया है कि कार्यालय के दौरान उनकी आर्थिक उपलब्धियों व भत्तों को संसद के द्वारा कम किया जा सकता है लेकिन कम नहीं किया जाता है। तो जो हमारा 3 नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 47 नंबर प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि सूचना के अधिकार के तहत जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित सूचना कितने समय में उपलब्ध करवानी होती है? सूचना का अधिकार है, सूचना के अधिकार के तहत जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित सूचना कितने समय में उपलब्ध करवानी होती है? 1 दिन में, 1 सप्ताह में, 48 घंटे में या 15 दिन में? सूचना के अधिकार के तहत है हमें 48 घंटे के अंतर्गत जीवन या स्वतंत्रता संबंधित सूचना है वो उपलब्ध करवानी होती है। सूचना के अधिकार के तहत हमें 48 घंटे के अंदर हमें जीवन या स्वतंत्रता के से संबंधित जो सूचना है वो उपलब्ध करवानी होती है। तो जो हमारे यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 48 नंबर और बहुत ही शानदार प्रश्न है कि राज्य के प्रथम महिला नीति कब जारी की गई? राजस्थान राज्य की प्रथम महिला नीति है वो कब जारी की गई? राजस्थान राज्य की प्रथम महिला नीति है वो कब जारी की गई? 8 मार्च 2000 को, 10 दिसंबर 2005 को, 15 मई 1999 को या 15 मई 2000 को? राज्य की प्रथम महिला नीति है वो कब जारी की गई? राज्य की प्रथम महिला नीति है वो 8 मार्च 2000 को जारी की गई। राज्य की प्रथम महिला नीति, राजस्थान राज्य की प्रथम महिला नीति 8 मार्च 2000 को जारी की गई, 8 मार्च 2000। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 49 नंबर प्रश्न और बहुत ही शानदार प्रश्न है कि राजस्थान में प्रथम वित्त आयोग का कार्यकाल है। राजस्थान राज्य में प्रथम वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो कौन सा है? हमें 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से राजस्थान का जो प्रथम वित्त आयोग का कार्यकाल है वो कौन सा है? तो प्रथम वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो 1 अप्रैल 1995 से लेकर 31 मार्च 2000 तक था। तो जो हमारे यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि राजस्थान में प्रथम वित्त आयोग का जो कार्यकाल है, प्रथम वित्त आयोग का जो कार्यकाल था वो था हमारा 1 अप्रैल
1 अप्रैल 1995 से लेकर 31 मार्च 2000 तक था। तो जो हमारे यहाँ पर जो 2 नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 50 नंबर प्रश्न, और बहुत ही शानदार प्रश्न, और आज का हमारा लास्ट प्रश्न कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष रहे। राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यवाहक के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे? ललित के पंवार, SC सिंघानिया, BL माथुर, ML कुमावत। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष है वो हमारे SC सिंघानिया रहे। तो जो हमारा 2 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, SC सिंघानिया जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष रहे। तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने राजस्थान सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपको हमारी ये प्रश्नों की क्लास कैसे लगी इसके बारे में कमेंट में बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर से कर लेना, और कमेंट में बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।